जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं दोस्तों, और यह 42वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग कितनी पहुंच गई है दोस्तों? तो 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी कितना है दोस्तों? तो 395 अनुच्छेद है, तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या बढ़कर कितना हो गया है दोस्तों वर्तमान में? तो 25 हो गया है। संविधान के मूल पाठ में कितना भाग है? तो याद रखना है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या जो है दोस्तों कितना हो गई है? तो 8 से बढ़कर 12 हो गई है दोस्तों। तो याद रखना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? 8, अब बढ़कर कितनी हो गई है? तो 12। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखना है भारतीय संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर कोई भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? लगभग 465 पहुंच गई है और 12 अनुसूचियां। तो इस हिसाब से देखें तो 465 गणना की दृष्टि से इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में जो है दोस्तों स्टार लगा हुआ है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो याद रखना है दोस्तों मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग था, ठीक है दोस्तों। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल है। तो याद रखना है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद शामिल है, 22 भाग शामिल है और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। जबकि मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में क्या था दोस्तों? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां नहीं थी। कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? तो 8 अनुसूचियां थी, जो बढ़कर कितनी हो गई है? तो 12 अनुसूचियां हो गई है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट से है। फिर है दोस्तों नए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का जो गठन है दोस्तों वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। फिर नागरिकता की बात करें दोस्तों तो नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। फिर मौलिक अधिकार जो है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 323A है दोस्तों उसमें वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2143 हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में 2143 है। तो पहला ही ऑप्शन में है दोस्तों 2143। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। तो नए राज्यों का गठन संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता संविधान का भाग 2 है। मौलिक अधिकार से रिलेटेड कौन सा भाग है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का भाग 3 है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस में है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत यह प्रावधान है दोस्तों। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है दोस्तों। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के उपखंड
क में 110(1) के उपखंड क से च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि यह राज्यसभा में क्या है दोस्तों, पुनः नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों विशेष उपबंध। किसके बारे में? तो वित्त विधेयक के बारे में। और ये सब के सब VBI क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तथा अनुच्छेद 123 में क्या है दोस्तों, तो याद रखना है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 123 यानी 123। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है दोस्तों। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट्स है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो याद रखना है, भारत का जो निर्वाचन आयोग के लिए जो अनुच्छेद दिया गया है वो कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 324। तो भारत का निर्वाचन आयोग किस में वर्णित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 324 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 124 में क्या है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है दोस्तों। जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में, याद रखना है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है दोस्तों। तो याद रखना है कि राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 332 में है दोस्तों। और यह VBI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। याद रखना है किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में है दोस्तों। जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये सब के सब VBI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो अनुच्छेद 39 है दोस्तों, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यह बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों का जो गठन है यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है, यह भी सही है। 44 में समान सिविल कोड यानी कॉमन सिविल कोड है, यह भी सही है। और अनुच्छेद 48 में जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है दोस्तों, वह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 339 में, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 48 में न होकर किसमें है दोस्तों? तो अनुच्छेद 50 में। याद रखना है दोस्तों, यह DPSP का आर्टिकल है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ
स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 में क्या है दोस्तों, तो याद रखना है कि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद जो 48 है कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 50 क्या है दोस्तों, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान इसमें किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 124 क्या है। तो याद रखना है अनुच्छेद 124 क्या है, अनुच्छेद 5 का क्या होगा, अनुच्छेद 352 क्या होगा। तो याद रखना है अनुच्छेद 124 क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 124 है संघीय न्यायपालिका का, इसमें प्रावधान किया गया। फिर है अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है दोस्तों, ये भी सही है। अनुच्छेद 352 है दोस्तों, वो क्या है, तो अनुच्छेद 352 है दोस्तों आकस्मिक प्रावधान का, इसमें उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 245 क्या है दोस्तों, तो विधायी शक्तियों का वितरण है। यानी सभी के सभी मैचिंग में, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4, यानी ए इज द इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का विवरण है। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान है। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो गलत है, इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए था दोस्तों। अंग्रेजी के इमरजेंसी का सही अनुवाद जो है दोस्तों वह क्या है, आपातकालीन है, ना कि आकस्मिक है दोस्तों, याद रखना है। जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कंटीजेंसी है दोस्तों। तो याद रखना है कि प्रश्न में थोड़ा त्रुटि दिया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो याद रखना है आपको अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद जो है 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद जो 36 है दोस्तों वह नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद जो 74 है दोस्तों वह मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 जो है दोस्तों वह संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 4 2 1। अब देखते हैं 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ही है 3 4 2 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है दोस्तों। फिर सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है दोस्तों। नए राज्यों को शामिल करना, तो नए राज्यों को शामिल करना कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 2 में है दोस्तों। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में शामिल है दोस्तों। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है दोस्तों। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में उल्लेखित है दोस्तों। तो पहला यानी ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा दोस्तों 4 और डी का हो जाएगा कितना दोस्तों 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 1 4 3 हो जाएगा। अब देखते हैं कौन से में है 2 1 4 3। तो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में शामिल है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में शामिल है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में शामिल है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 164। तो याद रखना है दोस्तों अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो ए का तो 1 हो गया। अनुच्छेद जो 75 है दोस्तों प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का है। तो ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ए का 1 और बी का 2 किस में है दोस्तों। तो ए का 1 और बी का 2 दो में है, यानी या तो ए आंसर होगा या तो बी आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर ए है, हाँ, या तो ए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए, यानी ए का 1 और बी का 2 तो होगा ही। और सी का कितना हो जाएगा अनुच्छेद जो 55 है दोस्तों, अनुच्छेद 55 जो है वह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, और
अनुच्छेद 164 जो है दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 2 4 3 1 2 3 4 होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। और ये आईएएस प्री में पूछा गया तो बीपीएससी में भी पूछने की इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है दोस्तों। तो अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। राज्य विधानसभाओं की संरचना याद रखना है दोस्तों कि राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में उल्लिखित है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 के बारे में मालूम होगा दोस्तों कि इससे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। बाकी सब ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ए का हो जाना चाहिए दोस्तों बी। अब ए का जो सेकंड है किस ऑप्शन में देखते हैं। तो ए का सेकंड एक ही 2 ऑप्शन में है दोस्तों, या तो ए होगा इसका आंसर या तो सी होगा। तो आंसर देख लिया जाए। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 का ख है उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि इसमें दी गई है। अनुच्छेद जो 94 है दोस्तों वो स्पीकर को हटाने की विधि दी गई है। और अनुच्छेद जो 90 है दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की विधि इसमें दी गई है। और यह VVI पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 61 में तो सभी को ही मालूम होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना है दोस्तों अनुच्छेद 67 का यानी 67 ख में उल्लेखित है राष्ट्रपति को हटाए जाने का इसमें प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 94 में जो है दोस्तों स्पीकर को हटाए जाने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 90 में जो है दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान है। और यह VVI पॉइंट्स है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। अनुच्छेद 323 तो याद रखना है अनुच्छेद 323 ए जो है दोस्तों वह प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए 2 और 1 होना चाहिए। तो 2 1 किस ऑप्शन में देख लेते हैं। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, सी है। बाकी सब ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, उसके आगे देखना भी नहीं है आपको। अगर 2 ऑप्शन है तो आसानी से ये टिक आउट हो जाएगा कि पहला का 2 हो जाएगा और दूसरा का क्या हो जाएगा दोस्तों 1, और सी का क्या हो जाएगा 4। यानी अनुच्छेद 330 जो है दोस्तों लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण किया गया। तो याद रखना है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 323 है। और अनुच्छेद 322 है दोस्तों लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये सब। तो अनुच्छेद 323 है प्रशासनिक प्राधिकरण का इसमें उल्लेख है। 324 निर्वाचन का उल्लेख है इसमें। अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण इसमें किया गया है। अनुच्छेद 320 है दोस्तों लोकसेवा के कार्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो संवैधानिक संशोधन, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है दोस्तों। वित्त आयोग का जो गठन है दोस्तों वो अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपात जो है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है इसका वर्णन। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है दोस्तों अनुच्छेद 312 में उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4312। तो 4312 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस में है। तो 4312 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। तो संवैधानिक संशोधन 368 में वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेखित है। वित्तीय आपात की जो है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित है। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है दोस्तों अनुच्छेद 312 में उल्लेखित है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो इसका उल्लेख किस में है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है। वित्त आयोग के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेखित है।
फिर है प्रशासनिक अधिकरण। तो प्रशासनिक अधिकरण का है दोस्तों आर्टिकल 323 है और संघ लोक सेवा आयोग का गठन का जो प्रावधान है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, तो फर्स्ट का जो हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और बी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का जो हो जाएगा दोस्तों सी का हो जाएगा 4, यानी 4 3 1 2 होगा इस क्वेश्चन का 3 2 4 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 2 4 1 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो भारत का नियंत्रक, याद रखना है आपको कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के 148 में उल्लेखित है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए जो आर्टिकल है दोस्तों कितना, अनुच्छेद 323 ए, और संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो आर्टिकल है यानी अनुच्छेद कितना है दोस्तों 315। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद 263। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन। तो वित्त आयोग का गठन जो है दोस्तों 280 में बिल्कुल सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये 323 कम है, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 315 में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है दोस्तों आर्टिकल 263 में नहीं है। अच्छा इसमें स्टार लगा हुआ है, क्यों स्टार लगा हुआ है, सॉरी, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन है दोस्तों वो किस आर्टिकल में है, तो वो सही है। इसमें कोई भी सारे के सारे ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो आर्टिकल 263 में, वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 280 में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 323 ये भी सही है, और संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 315 में यानी अनुच्छेद 315 में यह भी सही है दोस्तों। तो ये इसमें सबके सब ऑप्शन सही है दोस्तों, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी को माना जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेल सही है। तो अनुच्छेद जो 17 है दोस्तों न्याय के समक्ष समानता है, ये गलत है। 78 जो है संसद का गठन है, और 192 जो है संसद सदस्यों के वेतन में भत्ते से संबंधित है। तो इसमें तो 17 में तो जो है दोस्तों अस्पृश्यता का इसमें अंत का बात कहा गया, तो ये तो न्याय के समक्ष समानता ये बिल्कुल गलत है। 78 संसद का गठन का प्रावधान है, यह भी बात बिल्कुल गलत है। फिर अनुच्छेद 192 जो है दोस्तों संसद सदस्यों के वेतन में भत्तों से संबंधित है, यह भी गलत है। और इसमें जो अनुच्छेद 352 है दोस्तों आपात की स्थिति की घोषणा है, यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों का सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद जो 17 है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। अनुच्छेद 78 जो है दोस्तों राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह समय समय पर राष्ट्रपति को जानकारी देते रहे। तो ये आर्टिकल 78 में है दोस्तों। फिर अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों कि कौन सा मैच करेगा इसमें। तो अनुच्छेद 215 है, अनुच्छेद 222 है, अनुच्छेद 226 है और अनुच्छेद 227 है दोस्तों। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 226 क्या है दोस्तों, 215 क्या है, तो आंसर इसका देख लिया जाए। तो याद रखना है कि अनुच्छेद जो 215 है दोस्तों उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय होना है, इसका वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 215 में है दोस्तों, याद रखना है। फिर है अनुच्छेद 222। तो अनुच्छेद 222 में क्या उल्लेखित है दोस्तों, तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 222 में। अनुच्छेद 226 में जो है दोस्तों रीट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति दी गई है, इसमें कि उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है। तो उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है, तो अनुच्छेद 226 से प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 227 से सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति,
याद रखना है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो याद रखना है यह किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 227 में है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो याद रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है दोस्तों, और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख इसमें किया गया अनुच्छेद 239 में। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की शक्ति किसको दी गई है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को दी गई है 240 के अंतर्गत। अनुच्छेद 241 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया, और ये सब के सब VVI आर्टिकल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है, कभी भी BPSC इनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ सकता है। अनुच्छेद 242 है दोस्तों, वह निर्सित से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। आर्टिकल 76, तो आर्टिकल जो 76 है दोस्तों वह भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो ए का तो हो जाएगा 3। अनुच्छेद जो 148 है दोस्तों वह भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है दोस्तों। फिर अनुच्छेद 75(1) जो है दोस्तों वह केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 131 जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3142, तो 3142 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं किस में है, तो 3142 एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, तो वो ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी का इसमें उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 148 भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद जो 75 का है यानी 1 है वह केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 131 जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित आर्टिकल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है दोस्तों। तो विधि के सम्मुख समानता, तो विधि के समक्ष जो समानता है दोस्तों वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो याद रखना है कि पहला तो विधि के सम्मुख जो समानता है दोस्तों वह आर्टिकल 14 में है, और कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, इसका उल्लेख किसमें है दोस्तों, तो याद रखना है आपको। तो पहला का तो 3 होगा। अब देखते हैं पहला का 3 किस में है, तो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, तो इसका बाकी सब देखने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन पहला का 3 है दोस्तों, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। और बाकी सब आर्टिकल को अच्छा इसमें स्टार लगा हुआ है, तो देखते हैं क्यों स्टार लगा हुआ है। तो विधि के समक्ष जो समानता है वो अनुच्छेद 14 में बिल्कुल सही है। कार्य करने का जो अधिकार है 41 में, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में उल्लेखित है, और सशैव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के लिए कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में वर्णित है। नोट, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकार में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद दिया गया है और उससे संबंधित राज्य दिया गया, तो इसका आंसर तो देखना पड़ेगा, काफ़ी डिफिकल्ट आर्टिकल लग रहा है। तो इसमें जो है दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 311 है 371 ग है वो मेघालय राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी 371 जो क है वो नागालैंड राज्य से संबंधित है, 371 जो ख है वो असम राज्य से संबंधित है, और 371 जो घ है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात, अनुच्छेद 371 का नागालैंड, याद रखना है। ख जो है असम है,
ग जो है जो तो मणिपुर है, तो याद रखना है ग किसे, तो मणिपुर से है। 371 घ जो है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य से। अंगा जो है दोस्तों वह किससे, 371 अंगा जो है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। 371 च सिक्किम से। 371 जो छ है दोस्तों मिजोरम से। 371 जो ज है अरुणाचल प्रदेश से। 371 जो झ है दोस्तों गोवा से। और 371 जो यहाँ है दोस्तों वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब हम लोग दोस्तों भारतीय संविधान में जितने भी अनुसूचियाँ उनसे संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन फिर से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो याद रखना है दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितना है, 12 है। पहले कितनी अनुसूचियां थी, तो याद रखना है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जो बढ़कर वर्तमान समय में कितनी हो गई है, तो 12 हो गई है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 22 भाग है, बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, यह बात भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। 395 से अधिक अनुच्छेद है, मूल संविधान में 395 था। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। यह बात बिल्कुल जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा यानी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 3 हो जाएगा। तो भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22 भाग हैं, याद रखना है। गणना अनुसार कितना है, तो 25 है दोस्तों। एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395, गणना अनुसार कितना है दोस्तों, तो 465 है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची तथा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम क्रमशः 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को किस में कब जोड़ा गया है दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची को 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया दोस्तों पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वें यानी 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है दोस्तों, उससे जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 11वें अनुसूची को जो कि पंचायतों से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि नगर पालिका से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो याद रखना है कौन सा है दोस्तों, तो वह है पहली अनुसूची में ऐसा बताया गया है। यहाँ पर है दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची। तो इसको भी देख ले। तो दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो याद रखना है आपको दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, याद रखना है वेतन, भत्ते और भत्ते एवं पेंशन का इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में जो है दोस्तों विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो याद रखना है इसमें। और चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों, तो विभिन्न राज्यों तथा संघीय राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख इसमें किया गया है। तो याद रखना है कि इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का उल्लेख किसमें है दोस्तों, तो चौथी अनुसूची में है। तो ये सारे के सारे अनुसूचियाँ महत्वपूर्ण हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। आगामी बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये सब। तो पहली अनुसूची जो है दोस्तों राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची में जो शपथ का प्रारूप है इसमें। और चौथी अनुसूची में जो है दोस्तों राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो वो कौन सा है दोस्तों, तो मैंने बताया था कि वह पहली अनुसूची है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो क्या करती है दोस्तों, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को यह विवेचित करती है दोस्तों चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। फिर है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप और संसद के सदस्यों द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें किसका उल्लेख है, तो इसमें सी यानी 1 to 4 का उल्लेख है दोस्तों। यानी संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप का उल्लेख इसमें किया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का इसमें वर्णन किया गया है और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का इसमें उल्लेख किया गया है। जबकि इसमें भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। याद रखना है, भारतीय संविधान की 3वीं अनुसूची में शपथ का या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया। कौन कौन से याद रखना है, संघ के मंत्री, याद रखना है VVI क्वेश्चन है, पहली बात तो ये दोस्तों, आपसे कभी भी बीपीएससी में ऐसे सवाल पूछ सकता है। संघ के मंत्री का इसमें है उल्लेख है दोस्तों। संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी इसमें शामिल है और संसद के सदस्य इसमें शामिल है। और कौन कौन से हैं, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी इसमें है दोस्तों। किसी राज्य के मंत्री हैं, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वर्णन इसमें है दोस्तों, यानी शपथ का है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया, न कि 3वीं अनुसूची में। और यह VVI पॉइंट है दोस्तों बीपीएससी के लिए, कि जो राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप है दोस्तों, वह संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 60 में वर्णित है, न कि 3वीं अनुसूची में। और 3वीं अनुसूची में किनके शपथ का प्रारूप उल्लेखित है दोस्तों, तो यहाँ पर 8 नाम दिया गया है, उन्हीं का इसमें उल्लेख किया गया है। और यह VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिसे आपको ध्यान में रखना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर है दोस्तों चतुर्थ क्या है, तो राज्यसभा के लिए हो गया, ठीक है। नवम क्या हो गया दोस्तों, तो नवम हो गया भूमि सुधार के लिए। षष्ठम में 6ठी अनुसूची क्या है, तो 6ठी अनुसूची है जनजातियों से। और अष्टम क्या है दोस्तों, तो भाषा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3421। 3421 इज द राइट आंसर होगा जो दोस्तों। तो 3421 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो भारतीय संविधान की जो 4थी अनुसूची है दोस्तों, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। षष्ठम जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखना है किन राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों का इसमें उल्लेख है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है इसमें। अष्टम में क्या है दोस्तों, भाषाएं से संबंधित है, यानी 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। 7वीं अनुसूची क्या है, तो 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, सबसे पहले 10वीं अनुसूची पे, तो 10वीं अनुसूची दल विदल के आधार पर निर्भरताएं हैं इसमें। 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, तो 7वीं अनुसूची है विधायी शक्तियों का वितरण इसमें किया गया। और 9वीं अनुसूची में दोस्तों कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है। तो फर्स्ट का हो जाएगा 3, और यानी ए का हो जाएगा 3, और बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों 3142 होना चाहिए। अब देखते हैं किसमें, तो 3142 सी ऑप्शन में है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा। तो 7वीं जो अनुसूची है दोस्तों विधायी 7वीं अनुसूची जो है दोस्तों विधायी शक्तियों का विवरण है। 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची है जो दोस्तों दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताएं इसमें शामिल हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो 7वीं अनुसूची में संघ राज्य तथा संवर्धित सूची का इसमें उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची किससे, तो भाषाओं से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए 7वीं अनुसूची का यानी ए का 3 होना चाहिए। 8वीं अनुसूची यानी बी का 1 होना चाहिए। 9वीं का यानी सी का होना चाहिए 4 और डी का हो जाना चाहिए 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3142 होगा।
3142 कौन में है, तो डी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी होगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे जब 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। और ये ISPD 2019 में पूछा गया, तो BPSC में भी पूछ सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में वर्ष 19 और कब जोड़ा गया था? तो 1951 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत शामिल किए गए जाने वाले अधिनियम और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध। न्यायिक उन्मुक्ति का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था दोस्तों। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो कब सम्मिलित किया गया है, किसमें सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। और 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा? तो याद रखना है प्रथम संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? तो 1951 में दोस्तों। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो 1 है। 9वीं अनुसूची में भी जो विषय डाले गए हैं दोस्तों उसका न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय कर सकता है। कब कर सकता है? कि अगर वह भारतीय संविधान के मूल ढांचे को अगर वो प्रभावित करता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो प्रावधान जो विषय उसमें शामिल किए गए अगर वो प्रभावित करता है, तो वह न्यायालय उसे क्या कर देगी दोस्तों? उस विषय को शून्य घोषित कर देगी, या उस विषय से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे न्यायालय उसे क्या कर देगा? शून्य घोषित कर देगा दोस्तों। तो यहाँ तो 2 गलत है जबकि 1 सही है दोस्तों। तो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद 31 का जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचा दिया जाना आशायित है हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग कितनी विधियां शामिल है दोस्तों? तो 282 विधियां शामिल है। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंध और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या छीन हो लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोनहेलू बनाम तमिलनाडु के मामले में ये आपको याद रखना है कि किस मामले में यह निर्णय दिया था? तो IR कोहेलू बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था, देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट कराने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973, याद कीजिए मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो किसमें आया है? तो केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य संघ के मामले में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया है। के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपर्युक्त कथनों में से एक सही, किंतु जो कथन जो 2 है दोस्तों वह गलत है। और यह VBI क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। BPSC में कभी भी यह सवाल आपके सामने हूबहू देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है,
कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो यह भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची से संबंधित है दोस्तों। फिर है मिलान करना संघीय सूची। संघीय सूची में कितना विषय है? तो याद रखना है दोस्तों, मूल संविधान में संघीय सूची में कितना विषय था? तो 97 विषय था। राज्य सूची में कितना विषय था दोस्तों? तो राज्य सूची में इसमें विषय कितने थे? तो राज्य सूची में इसमें 66 विषय था और समवर्ती सूची में कितना था? तो 47 विषय था। तो एक का तो ए हो गया और सेकंड का हो गया दोस्तों सी और बी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सी बी होगा। तो ए सी बी यानी ए सी बी एक ही ऑप्शन में है और वो कौन सा है दोस्तों? तो बी में है। अगर यहाँ पर बात की जाए दोस्तों कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे संघीय संघ सूची में, वर्तमान में कितना है? तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं दोस्तों। राज्य सूची में विषय कितना है? 66 मूल संविधान में था, वर्तमान में इसमें कितना है दोस्तों? तो इसमें 61 विषय है, ये याद रखना है। और समवर्ती सूची में कितना वर्तमान समय में विषय है दोस्तों? तो समवर्ती सूची में वर्तमान समय में जो है 52 विषय हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। वर्तमान में इसमें कितना है? 100 है। राज्य सूची में कितना है? तो राज्य सूची में याद रखना है, राज्य सूची में 61 है। और समवर्ती सूची में कितना है दोस्तों? तो समवर्ती सूची में 52 विषय। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना का विषय किसके अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों आर्थिक सूचना का विषय। तो समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। ज्ञातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। और यह VVI क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो यह समवर्ती सूची में सम्मिलित है दोस्तों। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? तो यह भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है दोस्तों? तो यह समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी इस पे संघ और राज्य सरकार दोनों कानूनें बना सकती हैं, याद रखना है। लेकिन गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर केंद्र द्वारा यानी संघ द्वारा बनाया कानून ही जो होगा दोस्तों वह मान्य होगा। और ये BPSC री एग्जाम में पूछ चुका है, तो आगे भी पूछ सकता है ये। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लेखित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो याद रखना है जो आपराधिक मामले हैं दोस्तों वह समवर्ती सूची का विषय है। यानी इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानूनें बना सकती है, लेकिन गतिरोध की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा दोस्तों। ये 2 बार पूछा गया, तो आगे भी पूछ सकता है ये। तो प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले और रेडियो टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले जो हैं दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो याद रखना है आपको कि जनसंख्या नियंत्रण और जो परिवार नियोजन है दोस्तों वह 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो याद रखना है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय सही है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, याद रखना है। राज्य सूची में सीटों का आवंटन जो है दोस्तों वो जो है 2वीं अनुसूची में नहीं है, बल्कि किस अनुसूची में है? तो वह 4थी अनुसूची में है। दल बदल जो विरोधी अधिनियम है दोस्तों 10वीं अनुसूची में शामिल है। यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है, जबकि कृषि पुलिस और रक्षा, कृषि पुलिस जो हो गया दोस्तों वह राज्य सूची का विषय हो गया और रक्षा जो हो गया केंद्र सूची का विषय। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल था, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए
इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 76 के धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस जो है दोस्तों राज्य सूची के विषय है, जबकि रक्षा जो है दोस्तों संघ सूची का विषय है, जैसा मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है शिक्षा को प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो याद रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान के किस संशोधन में वन और राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा उसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। दोस्तों तो भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 क के तहत अंतः स्थापित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट है विषय और सूची। तो विषय और सूची में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि विषय और सूची में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वन जो है समवर्ती सूची का विषय, यह तो बात बिल्कुल सही है। शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। डाक बचत बैंक जो है संघीय सूची का विषय सही है। जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है, जबकि शेयर बाजार जो है जो दोस्तों संघ सूची का विषय यानी समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय यानी संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, शेयर बाजार एवं डाकघर बचत जो है संघीय सूची का विषय है। दोस्तों तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है राज्य सूची का विषय कौन सा है। तो केंद्र सूची का जनगणना जो है दोस्तों याद रखना है, जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय कौन सा है? समवर्ती राज्य सूची का जो विषय है दोस्तों पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है। समवर्ती सूची का जो विषय है दोस्तों वो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और अशिष्ट शक्तियाँ जो है दोस्तों वो कौन सा? अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 1 तो 3 1 एक ही ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों तो केंद्र सूची जनगणना से है, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से, और अशिष्ट विषय यानी केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तो 5वीं अनुसूची यानी 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची या 7वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों 1 2 3 4 5 यानी सभी के सभी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में भी है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में भी है, 5वीं अनुसूची में भी है, 6ठी अनुसूची में और 7वीं अनुसूची में भी है। दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) और 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व यानी बच्चों को शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 24(6) के अंतर्गत तथा 243(6) है दोस्तों, 24 नहीं है, 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम यानी 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। दोस्तों तो याद रखना है दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो वह है 10वीं अनुसूची दोस्तों, जो दल बदल और विरोधी कानून से संबंधित है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, ये संशोधन भी आपको याद रखना है, 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ
केंद्र एवं राज्यों में मंत्री परिषद के आकार को निर्धारित करना है। तो केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद के आकार को निर्धारित करने वाला कौन सा संविधान संशोधन था? तो 51वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया? तो 10वीं अनुसूची में दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985, याद रखना है दोस्तों। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है दोस्तों तो दल बदल प्रतिरोधी विधान से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो याद रखना है कि इसमें बैंकिंग है, बीमा का भी उल्लेख है, जनगणना का उल्लेख है, जबकि गैस का उल्लेख संघ सूची में नहीं किया गया दोस्तों। तो विकल्प में दिए गए विषयों में बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची में, गैस राज्य सूची से सम्मिलित विषय। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क जो है दोस्तों संघ सूची का विषय है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? याद रखना है कृषि जो है दोस्तों राज्य सूची का विषय है, न कि संघ सूची का विषय है। बाकी सब जो दिए गए रक्षा, रेलवे और वैदेशिक मामले ये सभी के सभी संघ सूची के विषय हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो याद रखना है कि राज्य सूची में किसका उल्लेख है दोस्तों? तो रेलवे का उल्लेख है। जबकि शिक्षा, विद्युत और वन इसमें किसका उल्लेख है? तो शिक्षा में है समवर्ती सूची का, वन भी है समवर्ती सूची का, और विद्युत जो है दोस्तों यह भी समवर्ती सूची का प्रावधान है, मतलब विषय है। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची का में शामिल है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो कौन सा है दोस्तों? तो रेलवे जो पुलिस है दोस्तों वो राज्य सूची का विषय है। लेकिन अगर पूछे कि रेलवे किसका विषय है तो रेलवे जो है संघ सूची का विषय है। जबकि जनगणना क्या है दोस्तों? तो यह भी संघ सूची का विषय। निगम कर क्या है दोस्तों? तो यह संघ सूची का विषय। और आर्थिक और सामाजिक नियोजन यह भी संघ सूची का विषय है, सॉरी समवर्ती सूची का विषय है। निगम कर जनगणना संघ सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची में है तथा आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल है? तो पंचायती राज जो विषय है दोस्तों वह राज्य सूची में शामिल है दोस्तों। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्ट 5 के तहत स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज विषय का विशेष विषय है दोस्तों। याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है? तो याद रखना है दंड जो प्रक्रिया दोस्तों वह 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस यानी रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट है विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो याद रखना है विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत शामिल किया? तो यह समवर्ती सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। तो विवाह विच्छेद और गोद लेना यानी दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 यानी समवर्ती सूची में प्रविष्ट 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। तो याद रखना है यह VVI क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यह 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है दोस्तों, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। तो केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदों संविधान की 7वीं अनुसूची में के तहत उल्लेखित है दोस्तों। और यह VVI पॉइंट्स है दोस्तों, ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया तो आगामी BPSC में भी पूछने की संभावना है इसकी। तो नेक्स्ट है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत राज्य सूची के विषय, भूमि जो सुधार है दोस्तों राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है आपको। तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण
अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो किस अनुसूची के तहत है दोस्तों, तो याद रखना है यह अनुसूची 5वीं अनुसूची के तहत यह प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो याद रखना है कि वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो वह है 5वीं अनुसूची है दोस्तों। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, याद रखना इन राज्यों का नाम भी पूछा जा चुका है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। यह बात बिल्कुल सही है। परफेक्ट इसका आंसर क्या होगा, तो यही होगा। तो संविधान नेक्स्ट है, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जबकि मणिपुर में यह लागू नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन है? तो याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में लागू होता है, जबकि सिक्किम, नागालैंड ये सब में लागू नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम याद रखना है दोस्तों आपको। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखना है 11वीं अनुसूची जो है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 12वीं जो अनुसूची है दोस्तों, याद रखना है 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। इनमें कुल 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए। और यह बहुत ही ज़्यादा VVI सवाल है दोस्तों, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये जो 67 जो BPSC जो कैंसिल हो चुकी है ये प्री की परीक्षा, उसमें ये पूछा गया था 4 ऑप्शन में कि इसमें से कौन 29 विषय में शामिल विषय हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन को जिसमें ये 29 विषय है, आप 29 का 29 विषय एक कम से कम एक बार देकर जरूर जाइएगा। और नगर पालिका में जो 18 विषय है उसको कम से कम जरूर देकर जाइएगा। BPSC में पंचायती राज्य और नगर पालिका से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह टॉपिक है दोस्तों। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? तो याद रखना है 29 विषय शामिल है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन मुझे कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।